हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे, वो भी बिल्कुल विस्तार से। तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? किसके आधार पर पूछा गया है? तो क्षेत्रफल के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया, बी है एशिया एवं यूरोप, सी है एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया और डी है उत्तरी अमेरिका एवं अंटार्कटिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि सबसे बड़ा में कौन हो जाएगा? तो एशिया हो जाएगा और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और वो भी क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। अब जानते हैं कुछ इससे संबंधित पॉइंट की और क्या प्रश्न बन सकते हैं। एशिया की बात आई है तो ये क्या है? महाद्वीप है। और आपसे पहला प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल महाद्वीप की संख्या की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा ये कितना है? 7। ठीक। और एशिया की जब बात आई है तो ये सबसे बड़ा हुआ। इसमें आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी के कुल भूभाग का, पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 29.5% है। इस तरह से भी डाटा आपको पूछ लिया जाता है। और वहीं एशिया में आपको पता है कि एशिया की जब बात आई है तो विश्व की लगभग बात करें तो कितना परसेंट जनसंख्या? तो 60% जनसंख्या। कितना? तो लगभग 60% जनसंख्या क्या है? यही निवास करती है, यही निवास करती है। तो ये सब पॉइंट आप लिखते हुए भी चलेंगे। आगे की अगर हम बात करें, एशिया में ही आप और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रख सकते हैं? तो एशिया में ध्यान रख सकते हैं क्या कि इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और सबसे गहरा गर्त कौन सा? मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त क्या है? इसी महाद्वीप में स्थित है। तो ये बात भी आपको क्या करना है? पता होना चाहिए। ठीक। अगर हम बात करें छोटा में तो ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, जो कि विश्व का सबसे क्या है? छोटा द्वीप है, महाद्वीप है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया से आप क्या ध्यान रख सकते हैं? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित लिख लीजिएगा कि इसको द्वीपीय महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। और इस तरह से लिख लेते हैं कि मतलब अन्य कई द्वीप समूह शामिल हैं, जिसके कारण सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ओशनिया कहा जाता है, ओशनिया भी कहा जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया गया लिख लीजिएगा। अब आ गए प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। 2 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लेना है। एक तरफ आपको पठार दिया हुआ है, दूसरा तरफ इससे संबंधित देश मिलाना है। ए में है शान का पठार। तो शान का पठार किस देश से संबंधित हो जाएगा? तो सबसे पहले मिलान कर लीजिए, तो ये म्यांमार से संबंधित हो जाएगा। यानी ए का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। ठीक। अब बात आई है शान का पठार, तो ध्यान रखिएगा इसमें आप, चूंकि इस पठार का नाम जो है शान राज्य के नाम पे रखा गया है। शान राज्य के नाम पे क्यों रखा गया? चूंकि ये म्यांमार का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक। बी में है तकला माकन का पठार। काफी बार पूछा भी गया है कई सारे एग्जाम में। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ये चीन से संबंधित हो जाएगा। तो बी का हो जाएगा 1 नंबर। ठीक। जो कि तकला माकन रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है।
ठीक। आ जाइए ऑप्शन सी में है अनातोलिया का पठार। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये तुर्कीये से। जो तुर्की का नाम बदलकर क्या हो गया है, अब तुर्कीये हो गया। तो ये अनातोलिया का पठार जो है उसी से संबंधित हो जाएगा। आगे की अगर हम बात है, डी में है पोटवार का पठार। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो पोटवार का पठार हो जाएगा पाकिस्तान से संबंधित। तो डी का हो जाएगा क्या? 3 नंबर। तो ये हमने क्या कर लिया? मिलान कर लिया। तो पोटवार का जो पठार है ये पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो पंजाब प्रांत में स्थित है, पंजाब प्रांत में। तो हमें ये क्या करना था? पठार और देश का मिलान करना था। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं प्लीज क्लास को पूरा देखा करें। आइए 3 नंबर प्रश्न पे, ग्वान झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है इराक, बी है रूस, सी है इजराइल और डी है तुर्की। तो बान झील जो है ये तुर्की में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चूंकि बान जो झील है ये तुर्की की क्या है? सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। ध्यान दीजिएगा, एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर हम बात करें उद्गम की, जो ये बौन झील है, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि टेक्टोनिक झील है। कैसा झील है? तो टेक्टोनिक झील है। यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है इस झील का, इसका निर्माण ध्यान रखिएगा बी वर्तनिक। इस तरह के प्रश्न आपको कथन के रूप में भी दिख सकते हैं। बी वर्तनिक प्लेटों की हलचल के कारण हुआ है, बी वर्तनिक प्लेटों के हलचल के कारण हुआ है। तो ये भी आपसे रीजन पूछ लिया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। हाँ, अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि इस झील में एक विशेष प्रकार की मछली पाई जाती है। कौन सी मछली? वो मछली का नाम आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसको बान फिश कहा जाता है। यानी बौन झील में कौन फिश? तो बान फिश, या फिर कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा बान ब्लॉक, बान ब्लॉक, ये मछली पाया जाता है। एक नाम और है, देखिए कितना सारा एक मछली का नाम है, बान फिश, बान ब्लॉक, या फिर कहीं आपको लिखा हुआ रहेगा पियर्ल मुलेट, पियर्ल मुलेट। तीनों एक ही का नाम है, इस मछली का नाम है जो बान झील में पाया जाता है। ठीक, यानी कि इसका जो पानी है बहुत ही खारा और क्षारीय है, जिसके कारण ही कुछ प्रजाति के जीव जीवित रह पाते हैं, जिसमें एक ये कौन सा है? मछली है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। 4 नंबर पे बढ़ते हैं, मेटल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो ध्यान दीजिएगा किसकी प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम की होती है। अब बात आई है, आपको अच्छे से पता है कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो उसको मुख्यतः 3 परत में बांटा गया है। कितना परत में बांटा गया है? तो 3 परत में बांटा गया है। जिसमें अगर बात करें तो पहला क्या हो जाएगा? भूपर्पटी, भूपर्पटी इसलिए बता रहे हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर भूपर्पटी में पूछ दे कि इसमें मुख्य रूप से किसकी प्रधानता होती है, जिस तरह से मेटल परत में पूछा गया, तो भूपर्पटी में ध्यान रखिएगा सिलिका और कौन हो जाएगा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आपको यहाँ मौजूद भी था। उसी तरह से दूसरा परत कौन सा होता है? मेटल, जो कि अभी आप हम लोग जाने कि सिलिका और मैग्नीशियम ये हुई। ठीक, और ये भूपर्पटी के नीचे और क्या कहता है? क्रोड के ऊपर स्थित पृथ्वी का सबसे मोटा परत है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा परत जो होता है वो कौन सा? क्रोड, क्रोड इंग्लिश में कोर लिखा रहेगा। ठीक, तो क्रोड की अगर बात करें तो ये क्या है? पृथ्वी का सबसे
पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, सबसे आंतरिक परत है। ये बात हो गई। और इसका अगर हम प्रधानता की बात करें इसमें, तो ध्यान रखिएगा कि निकेल और कौन हो जाएगा, आयरन, यानी कि लोहा। तो निकेल और आयरन दोनों ध्यान रखिएगा। ये तीनों का आपको क्या हो गया, बता दिया गया। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है क्रस्ट और मेडल के बीच, या फिर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच, या फिर मेटल और क्रस्ट के बीच, या फिर ऊपरी क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच। ये प्रश्न देखिए, इसके पहले हम लोग जाने कि क्या क्या तो इसका आंसर होगा सी, मेटल और क्रोड के बीच। और अभी हम लोग जाने मेटल और क्रोड क्या होता है, बता ही दिए। तो इसमें बस आप इसका संबंध ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, अगर ध्यान रखना है तो एक पॉइंट इसमें इस तरह से नोट कर सकते हैं कि इसके बीच की क्या है, ये सीमा तो है ही, और इस सीमा पर, मेटल और क्रोड के बीच की सीमा पर, इस सीमा पर भूकंपीय तरंगों का, भूकंपीय तरंगों की गति में क्या होता है, अचानक परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन होता है। ये बात आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि होगा अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हमारा फिर से मिलान करने वाला आ गया है, देख लेते हैं क्या है। ए में है कोनराड असंबद्धता, जो कि अभी हम लोग पढ़े ही। तो ये इसमें किससे संबंधित, इसके पहले क्या था जी, कोनराड नहीं था, गुटेनबर्ग था। देखिए, और अभी क्या आया, अभी आया है कोनराड असंबद्धता। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट से संबंधित हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। वहीं बी में है रेपिटी असंबद्धता। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच हो जाएगा। यानी यहाँ क्रस्ट ध्यान रखना है और यहाँ मेटल ध्यान रखना है। तो बी का हो जाएगा 1 नंबर। सी की बात करेंगे तो मोहरोविक असंबद्धता, ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निचला क्रस्ट और ऊपरी मेटल से संबंधित। तो सी का हो जाएगा आपका 4 नंबर मिलान। और डी है लहमेन असंबद्धता। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये संबंधित हो जाएगा बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच, यानी डी का हो जाएगा 2 नंबर। तो ऐसे प्रश्न आपको ज़्यादा ही ध्यान में रख लेने हैं, पूछ सकता है, मिल सकता है। आगे की ओर आ गए, 7 नंबर प्रश्न। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसकी बात हो रही है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली। तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। कौन रेखा, तो देशांतर रेखा। ये बात आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना। वहीं देशांतर की बात करें तो आप इस तरह से एक पॉइंट इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर चलते हैं। ठीक, ये बात हुई। और आप इसमें ध्यान रख सकते हैं क्या, कि देशांतर की 360 रेखाएं होती है, रेखाएं होती है। ये पॉइंट इसमें आपसे पूछ लिया जा सकता है। और यह एक क्या है, कोणीय दूरी है, जिसे भूमध्य रेखा के अनुदिश डिग्री में भी मापा जाता है। ये बात आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो ये 0 अंश के किसको दर्शाता है, अक्षांश को दर्शाता है।
अक्षांश को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न होने वाला है और ये चैनल संबंधित जानकारी आप ही लोग के लिए लगाई गई है। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डिटेल्स के साथ सारे सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाता है। तो आप एक बार पढ़ के तो ज़रूर देखें। और हाँ, आपको कैसी क्लास लगती है, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें। तो आशा करेंगे आप लोग क्या करेंगे, क्लास को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और सारे एनसीईआरटी बेस्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। प्रधान याम्योत्तर रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर किस स्थान से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये इंग्लैंड के ग्रीन बीच से होकर गुजरती है। ये बात हुई पहली बात। वही बात करें, यह जो रेखा है, यह रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में, पश्चिमी, देखिए किस तरह से और प्रश्न बन सकता है वो ही आपको करवा दिया जाता है, विभाजित करती है, विभाजित करती है। ये इसमें आप क्या नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। ये बात भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, चूँकि पूछ लिया जाता है। वहीं अगर बात करें प्रधान याम्योत्तर रेखा के विपरीत, इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रधान याम्योत्तर रेखा के विपरीत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय, इसके बारे में भी पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो क्या है 180, जो 180 अंश देशांतर पर है, देशांतर पर है। ये बात महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, यानी कि आपको ये भी पता होगा कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो दिन और तारीख क्या होता है, बदल जाता है। आगे की बात करते हैं। देखिए अक्षांश देशांतर से भर भर के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो अच्छा से आप लोग क्लास किया कीजिए। 9 नंबर है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो लगभग जो होती है 111 किलोमीटर। ध्यान देना, यहाँ 11 है, यहाँ 111, ये ना कि जल्दी जल्दी में बी लगा के निकल दीजिए, यानी कि 11, 111 किलोमीटर। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं कि अगर बात करें, प्रश्न इस तरह से रहे कि अक्षांशों की रेखाएं कितनी हैं, रेखाएं, तब ध्यान रखिएगा 181, ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। और ये जो 111 किलोमीटर है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो ध्यान रखिएगा कि अक्षांश जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। दिशा भी आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन में उत्तर दक्षिण भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है कि कौन कहाँ पे क्या होगा। ठीक, और क्या ध्यान रख सकते हैं, अगर बात करें कि चूंकि अक्षांशों की जो डिग्री है समांतर है, इसलिए प्रत्येक डिग्री के बीच की दूरी क्या होती है, समान रहती है। हालांकि जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, डिग्री के बीच थोड़ा अंतर भी देखा जा सकता है। आगे की ओर बढ़ जाएं 10वां नंबर प्रश्न पे, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे आपका इस क्लास से संबंधित कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, प्लीज़ किया करें। आ जाइए 10वें नंबर प्रश्न पे। क्या है 10वां नंबर प्रश्न,
पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ये ऐसा प्रश्न है कि साइंस की दृष्टि से, ज्योग्राफी की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे पृथ्वी की आयु पूछा गया तो क्या हो जाएगा? यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि, यानी कि इस विधि में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस विधि में रेडियोधर्मी समस्थानिकों के क्षय की दर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। क्षय की दर का उपयोग किया जाता है। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि किस विधि में रेडियोधर्मी समस्थानिकों के क्षय की दर का उपयोग किया जाता है। आगे की अगर बात करें, क्या था? कार्बनिक डेटिंग विधि। तो इसमें भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये जैविक पदार्थ हो, यहीं पर लिख देते हैं कि जैविक पदार्थों की क्या कहता है, इस तरह से लिख लीजिएगा कि जैविक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैविक पदार्थ का सेंस हो गया, जैविक पदार्थ की बात में अगर हम करें तो जैसे लकड़ी हो गया, हड्डी हो गया, चारकोल हो गया, ये सब जैविक पदार्थ हो गए। और यही सब घटनाओं की आयु का निर्धारित करने के लिए क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो कार्बनिक डेटिंग विधि पूछेगा तब। आ जाएंगे 11 नंबर प्रश्न पे। डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? किसका युग? तो डायनासोर का युग आपसे पूछा गया। तो देखिए, इसका कहीं कहीं आपको आंसर लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व मिलेगा या फिर लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व मिलेगा। लेकिन देखिए, ऑप्शन अगर इसके सटीक उत्तर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा डायनासोर का युग। और 5 ऑप्शन ई रहे कि 1 से अधिक, तो 1 से अधिक कर दीजिएगा आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो किसको मानना है प्रायोरिटी में? पहले लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व को। किसका युग? तो डायनासोर का युग। वहीं अगर बात करें, चूंकि ये जो डायनासोर का युग है लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व, तो ये मेसोजोइक युग। कौन सा नाम? तो मेसोजोइक युग की शुरुआत के सबसे करीब है। शुरुआत के सबसे करीब है। ठीक। और मेसोजोइक युग की अगर हम बात करें, जो पूछा जाता है वो चीज़ आपको ज़रूर बताया जाएगा। मेसोजोइक युग अगर हम बात करें तो इसको भी 3 मुख्य अवधि में विभाजित किया गया है। 3 मुख्य अवधि में। अब वो 3 मुख्य अवधि कौन कौन सा हो जाएगा? ध्यान रहना चाहिए आपको। एक होता है ट्राइएसिक काल, और इसी में आ जाता है डायनासोर का युग। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि डायनासोर का युग किस काल के अंतर आएगा? तो ट्राइएसिक काल का युग के अंतर्गत आएगा। मतलब कहने का दृष्टि ये हुआ कि डायनासोर का उद्भव का ये क्या था? अवधि था। तो उद्भव का अवधि अगर पूछे तो ये हो जाएगा ट्राइएसिक काल। वहीं दूसरा युग था जुरासिक काल या युग एक ही बात हुई, जुरासिक काल। इसमें आपसे प्रश्न पूछ सकता है क्या? किसको कहा गया था? डायनासोर का स्वर्ण युग। डायनासोर का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तब हो जाएगा जुरासिक काल का। ठीक, ये बात भी आप इस पे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे की अगर बात करें, तीसरा काल कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा में आपको ध्यान रख लेना है क्रीटेशियस काल। कौन काल? तो क्रीटेशियस काल। देखिए, जो भी पॉइंट आपके लिए लिखा जा रहा है, मेहनत से बताया जाता है, आपको समझाया जाता है, प्लीज नोट डाउन किया करें।
तो ये बात आपको क्या करिएगा, क्रिटेशियस काल में क्या ध्यान रखिएगा कि डायनासोर का ये क्या था, अंतिम काल था, अंतिम काल। तो मिलान के रूप में भी आपको ये दे सकता है, तो पहले आपको ध्यान में रहेगा तब ना मिलान कर पाइएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, अरावली पर्वत का निर्माण किस कल्प या काल में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ए में है कैम्ब्रियन कल्प, बी है कार्बोनिफेरस कल्प, सी है प्री कैम्ब्रियन कल्प और डी है मायोसीन कल्प। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन कल्प। किसका निर्माण, तो अरावली पर्वत का निर्माण। ठीक, ये बात आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। वहीं इससे संबंधित आप ध्यान रख सकते हैं अरावली पर्वत से कि भारत में बलित पर्वतों में, कौन पर्वतों में, तो भारत में बलित पर्वतों में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो ये अरावली पर्वतमाला हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में इसको अवशिष्ट पर्वत माना जाता है। कैसा पर्वत माना जाता है, तो अवशिष्ट पर्वत माना जाता है। ठीक, ये बात आपको क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना। चूंकि जो अरावली पर्वतमाला है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है, तो इसका अर्थ ही होता है क्या, चोटियों की रेखा, चोटियों की रेखा। तो एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये किस पे पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, वहीं अगर बात करें तो भूमध्य रेखा पर, या फिर इस तरह से भी लिख सकता था यहाँ पर विषुवत पर, विषुवत रेखा पर, जहाँ दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है, रात की अवधि। हालांकि यहाँ पर ये चीज जिक्र कर ही दिया गया था। ठीक, वहीं अगर बात करें तो हमारे पास एक वर्ष में इस तरह से पूछ लेता है कि एक वर्ष में 2 विषुव होते हैं। कितने विषुव होते हैं, तो 2 विषुव होते हैं। 20 मार्च का डेट याद रखिएगा, जो बसंत विषुव होता है। क्या होता है, बसंत विषुव होता है। और अगर हम बात करें 22 सितंबर को तो ये शरद विषुव होता है। क्या होता है, शरद विषुव होता है। तो ये दोनों चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए प्रश्न के अनुसार। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं कि आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो भारत में अगर सबसे छोटा दिन की बात करें, ऑप्शन ए है 22 दिसंबर, बी है 21 जून, सी है 23 सितंबर और डी है 21 मार्च। तो ये डेट जरूर याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है 22 दिसंबर को। ठीक, चूंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये बात आपको पता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन की अगर हम बात करें, सबसे छोटा दिन, तो ये विंटर मतलब कह सकते हैं कि शीतकालीन के दौरान होता है। और कब, तो 22 दिसंबर को होता है, जो कि हमसे पूछा गया था। इस दिन क्या होता है कि जो सूर्य है मकर रेखा पर, किस रेखा पर, तो मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन का अवधि सबसे कम होता है और रात का अवधि सबसे लंबा होता है। रात का वही अवधि की बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
सबसे लंबा हो जाएगा, लेकिन हमसे यहाँ सबसे छोटा दिन पूछा गया था। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ जाते हैं 15 नंबर पर। देखिए मेरे पास जो भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आपको, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट टर्म दिया जा रहा है, सारे क्लासेस। तो आप लोग जुड़िए, प्रश्न आपको यहाँ से दिखेंगे एग्जाम में। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब न्यूनतम दूरी पूछे तो ध्यान रखिएगा 3 जनवरी हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो 3 जनवरी हो जाएगा। और इस 3 जनवरी को क्या कहा गया है ये भी पूछ लिया जाता है। तो पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, पेरीहेलियन इंग्लिश टर्म हो गया, इसको हिंदी टर्म में कहते हैं उपसौर। ये भी आपसे पूछ ले जाए कि जो पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी 3 जनवरी है, मतलब दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को ये क्या कहलाता है, तो ये उपसौर कहलाता है, यानी कि पेरीहिलियन कहलाता है। लेकिन अगर यही पूछता कि क्या कहता है सूर्य से अधिकतम दूरी, तो ध्यान रखिएगा 4 जुलाई को। तो जब पूछेगा कि सूर्य से, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है, अधिकतम दूरी तब हो जाएगा 4 जुलाई। और उसको फिर क्या कहा जाता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो उसको कहा जाता है अपहेलियन, अपहेलियन यानी कि अपसौर। तो ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, तो इसको लिख लीजिएगा, पूछ सकता है। ठीक। और एक चीज और, जो यहाँ पर पेरीहेलियन है ना, इससे क्या पूछ लेता है कि पेरीहेलियन इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ है सूर्य का ग्रीक देवता, सूर्य का ग्रीक देवता। चूंकि जो ये पेरी शब्द है, पेरीहेलियन शब्द जो है ना, ये पेरी से निकलता है। किससे निकलेगा? पेरी से। और ये पेरी जो है ये कैसा शब्द है, तो ग्रीक शब्द है, इसलिए इसको सूर्य का ग्रीक देवता भी कहा जाता है। तो हो सके आपसे यही पूछ लिया जाए। आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? आज हम लोग देखिए सारा रेखा पढ़ रहे हैं, देशांतर, अक्षांश, भूमध्य, मकर। अब क्या आ गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसकी अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री देशांतर। ठीक। अगर ये पूछा जो गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो 180 डिग्री देशांतर। वही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में हुई थी। कब? तो 1884 में हुई थी। और क्या इसमें जान सकते हैं कि जो 180 डिग्री देशांतर है ये उत्तर दक्षिण रेखा का अनुसरण करता है। ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले के क्वेश्चन में, पर यहाँ पर आया है तो रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप भूलिए नहीं। ठीक। और अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर भी जान लेते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसको आप क्या ध्यान रखिएगा? इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि प्राइम मेरिडियन, इस तरह से लिखिएगा कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर की रेखा है, 0 डिग्री देशांतर की रेखा है, जो क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से नहीं लिखिए, पूर्व और पश्चिम दोनों की दूरी को मापने का क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। आगे की ओर चलते हैं। कैमा नंबर प्रश्न आएगा? 17 नंबर प्रश्न।
और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास आपके लिए रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण, तो पूरा क्लास जरूर किया कीजिए। फिर से आ गया है मिलान करने वाला, सूची 1 में सूची 2 को मिलान करना है। फिर रेखा है और वो कितने डिग्री से संबंधित है ये आपको बताना है। अगर हम बात करें कर्क रेखा का, तो कर्क रेखा आपको अच्छे से पता होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से संबंधित हो जाएगा। ये प्रश्न तो आपके लिए आसान होगा, तो ये का हो जाएगा 4 नंबर। वहीं अगर बी है आर्कटिक रेखा, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, जो कि 1 नंबर में है, तो बी का हो जाएगा 1 नंबर। सी में है हमारा मकर रेखा, जो हो जाएगा संबंधित 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, जो कि इसके सामने ही है, तो सी का हो जाएगा 3 नंबर। लास्ट बात करेंगे डी का, जो कि क्या है? अंटार्कटिक रेखा। ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से, तो डी का हो जाएगा 2 नंबर। और यही हमें क्या करना था? मिलान करना था कि किस रेखा का कौन सा मान होगा। ठीक, तो ये आप आसानी से कर भी लिए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये एक बार फिर से चैनल संबंधित जानकारी तो आप सॉल्यूशन बाय पीजे जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ एक कमेंट कर दिया करें कि क्लास आपको कैसी लगती है, या इस क्लास से संबंधित कोई सुझाव हो, प्रश्न हो, तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब आपको दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। आप एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको कराया जा रहा है, एक बार प्लेलिस्ट आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। ईमानदारी से बता रहे हैं, आप लोग को बिल्कुल पेड बैच जैसा क्लास दिया जा रहा है। एक बार आप लोग पढ़ के देखिए, अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। बाकी लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है तो बस सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट कंटेंट देते रहेंगे। आ जाइए 18 नंबर पे। संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है, ताकि दुनिया भर में क्या हो, समय का मानकीकरण किया जा सके, इसीलिए तो बांटा गया। अब इसको समझना है तो देखिए, ये तो ध्यान रखना ही है कि 24 कटिबंधों में बांटा गया है। चूँकि क्यों? ताकि दुनिया भर में क्या हो, समय का मानकीकरण मानकीकरण किया जा सके। ठीक, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटा में, कितना घंटा में? तो 24 घंटा में क्या करती है? एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। ये बात हुई। तो एक वृत्त में कितना डिग्री होता है, ये आपको तो पता ही होगा। तो एक वृत्त में अगर हम बात करें तो 360 डिग्री होता है कि नहीं? और पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री क्या करता है? 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। कौन? तो पृथ्वी। ये बात भी आपको पता है। तो अगर हम प्रति घंटा घूमते हुए डिग्री की गणना कर सकते हैं, तो 360 डिग्री बटा 24 घंटा की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 15 डिग्री प्रति घंटा। इस तरह से आप समझ सकते हैं प्रति घंटा। ठीक, हालांकि पूछेगा नहीं, तो 360 डिग्री बटा 15 डिग्री प्रति कटिबंध अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 समय प्रति कटिबंध, ही तो आपको समझाना था। यानी कि प्रत्येक 15 डिग्री जो देशांतर है उसको एक समय कटिबंध माना जाता है। इस तरह से लिख लीजिएगा कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर को क्या किया जाता है? एक समय कटिबंध माना जाता है, एक समय कटिबंध माना जाता है। तो चूंकि पृथ्वी कुल कितना डिग्री है? तो 360 डिग्री, तो 15 डिग्री प्रति कटिबंध कितना हो जाएगा? 24 समय कटिबंध। तो बस ये आपको समझा दिए, बाकी आपको ध्यान यही रखना है कि 24 समय कटिबंध। अगर ये नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको बस जानकारी के लिए आपको बताया गया। 19 नंबर पे बढ़ जाते हैं।
19 नंबर प्रश्न क्या है? मलेशिया की मुद्रा का नाम। किसी न किसी देश का आपसे एक मुद्रा पूछ ही लेगा या फिर राजधानी पूछ लेता है, तो हर बार आपको क्वेश्चन डाल दिया ही जाता है। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो ध्यान रखिएगा, रिंगगिट हो जाएगा, रिंगिट, गिरगिट नहीं जी, रिंगगिट याद रखिएगा किसका है, ये मलेशिया की मुद्रा का नाम है। ठीक, तो इसमें आपको और क्या करना है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नगुल ट्रम किसका नाम है, ये आपके लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। बाकी ये सब आपको कई बार हम करा भी चुके हैं, तो ऐसे प्रश्नों पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, सीधे बढ़ेंगे 20 नंबर पे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कहाँ का पूछ रहा है? अफ्रीका महाद्वीप का। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा विक्टोरिया झील। कौन सा झील? तो विक्टोरिया झील, चूंकि ये सबसे बड़ा झील है। और अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से दुनिया की या विश्व की, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की क्या है? झील है, झील है। ये बात आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें विक्टोरिया झील की, तो तंजानिया, युगांडा और क्या कहता है, केनिया की सीमा पर स्थित है। किसकी सीमा पर? केनिया की सीमाओं पर स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन ए था टंगानिका झील, यह भी अफ्रीका का ही झील है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा झील है और दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ताजा पानी का झील है। तो ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बस यहाँ पर आपको पॉइंट क्लियर कर दे रहे हैं। वहीं भी है नासिर झील, तो ये क्या है, मतलब ये भी एक विशाल जलाशय है, झील है, और यह मिस्रौन सूडान में स्थित है। ठीक, डी था मलावी झील की अगर हम बात करें, तो यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा झील है। तो ये तीसरा हुआ, ये क्या कहता है, टंगानिका जो हुआ दूसरा हुआ। और क्षेत्र बाकी आपसे जो पूछा गया था अफ्रीका का सबसे बड़ा, वो क्या हुआ, विक्टोरिया। तो ये बात आपको याद हो जाएगा। अब चलिए आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं आज का क्लास का। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा केप अगुल हास। क्या हो जाएगा? केप अगुल हास, चूंकि यह सबसे दक्षिणी बिंदु है। और ये दक्षिण अफ्रीका के इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी केप प्रांत में स्थित है, पश्चिमी केप प्रांत में स्थित है। और यह वह बिंदु है, इस तरह से यहीं पर हम आपको लिख भी देते हैं कि यह वह बिंदु है जो नहीं, जहाँ लिखिए, जहाँ आधिकारिक तौर पर, यानी कि ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर अटलांटिक महासागर, कौन महासागर? तो अटलांटिक महासागर, चूंकि प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता, और हिंद महासागर मिलते हैं, हिंद महासागर क्या करते हैं, मिलते हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं केप टाउन की अगर हम बात करें, जो कि ऑप्शन ए में था, तो यह दक्षिण अफ्रीका का 3 राजधानी में से एक कैसा राजधानी है? विधायी राजधानी है, विधायी राजधानी है, लेकिन यह अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु नहीं था। ठीक, वहीं आशा अंतरिक्ष की अगर हम बात करें, तो यह भी दक्षिण अफ्रीका में एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष है, जो अक्सर क्या करता है, भ्रमित करता है। और ये केप अग्लोहास के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन? तो आशा अंतरिक्ष की जो बात हुई है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसी कारण ऑप्शन डी में तो जान ही गए। बाकी एक था प्रिटोरिया, तो प्रिटोरिया में आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है
दक्षिण अफ्रीका की कार्यकारी राजधानी है। कैसी राजधानी है? तो कार्यकारी राजधानी है, जो देश के अंतरिम भाग में यानी आंतरिक भाग में स्थित है। और केप टाउन है जो विधायी राजधानी है, चूंकि केप दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी, उसी में से एक ये विधायी हो गया और एक कार्यकारी हो गया। तो क्लास आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, बाकी कमेंट ज़रूर कर दिया करें और सॉल्यूशन बाय पीजे साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करें, आप लोग को बोलना पड़ता है, प्लीज़ कर दिया करें। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश के साथ। तो थैंक यू।